शहर के सबसे पुराने बाजार चांदनी चौक की गलियां अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थीं कि जिंदगी की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। सुबह की अजान और मंदिर की घंटियों की मिली-जुली आवाजों के बीच चाय की दुकानों से उठती भाप और ताजा तली जलेबियों की महक हवा में घुल रही थी। यह वह समय था जब मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए जमा हो रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानों के ताले खोलकर ईश्वर को अगरबत्ती दिखा रहे थे। उसी भीड़ भाड़ और शोर के बीच एक पुरानी टूटी फूटी बेंच के नीचे से एक मैला कुचैला हाथ बाहर निकला। वह छोटू था। उम्र मुश्किल से 10 या 12 साल रही होगी, लेकिन आंखों में एक बूढ़े आदमी जैसी समझदारी और बदन पर जिंदगी की कठोरता के निशान थे। छोटू बोल नहीं सकता था, वह मूक था। उसकी दुनिया खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें वह सब देख लेती थीं जो बोलने वाले लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। छोटू ने अपनी फटी हुई बोरी उठाई और अपने काम पर लग गया। उसका काम था कबाड़ बीनना, खाली बोतलें, गत्ते और वह सब कुछ जो लोग बेकार समझकर फेंक देते थे। उसके लिए वही सोना था, वही उसकी रोटी थी। वह एक दुकान के पास से गुजरा। हलवाई ने उसे देखा और आदत के मुताबिक जलेबी का एक टूटा हुआ टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। छोटू ने हाथ जोड़कर उसे स्वीकार किया। उसने कुछ कहा नहीं, बस एक मुस्कान दी। वह जानता था कि इस भरी दुनिया में उसकी हैसियत उस धूल के कण के बराबर है जिसे लोग जूतों से रौंदकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा तनाव था। बाजार में खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे थे। कल स्वतंत्रता दिवस था और हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा कड़ी थी। बैरिकेड्स लगे हुए थे और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। लोग बातें कर रहे थे कि सरहद पार से कुछ गड़बड़ की खबरें आ रही हैं। छोटू को राजनीति की समझ नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि जब पुलिस ज्यादा होती है तो उसे डंडे पड़ने का डर भी ज्यादा होता है। इसलिए वह अपनी नजरें नीची करके भीड़ में अदृश्य होकर अपना काम कर रहा था। दृश्य 2। इंस्पेक्टर राठौर का तनाव। दूसरी तरफ पुलिस जीप के पास खड़े इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी। मूंछों में सफेदी आने लगी थी और चेहरे पर सालों की नौकरी की थकान साफ झलकती थी। राठौर एक ईमानदार अफसर थे। उस पुरानी पीढ़ी के पुलिस वाले जो कानून से ज्यादा इंसानियत और अपने इलाके की सुरक्षा को अपना धर्म मानते थे। लेकिन आज वह परेशान थे। साहब, कंट्रोल रूम से खबर आई है, हवलदार शिंदे ने दौड़ते हुए आकर कहा। इंटेलिजेंस इनपुट है कि आज बाजार में कुछ बड़ा हो सकता है। राठौर ने अपनी लाठी को हथेली पर पटका। यह इनपुट हर साल आता है शिंदे, लेकिन हमें कोताही नहीं बरतनी है। भीड़ बढ़ रही है, त्योहार का समय है। हर चेहरे पर नजर रखो। अगर कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत पकड़ो और हां, उन रेहड़ी वालों को हटाओ जो रास्ते के बीच में खड़े हैं। एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं बचती। राठौर की आवाज सख्त थी, लेकिन दिल में एक डर था। उनका अपना बेटा भी फौज में था और वह जानते थे कि एक छोटी सी चूक कितने घरों के चिराग बुझा सकती है। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बाएं। बाजार अब पूरी तरह भर चुका था। औरतों की मोल भाव करने की आवाजें, रिक्शा वालों की घंटियां और बच्चों के रोने की आवाजों ने एक ऐसा शोर पैदा कर दिया था जिसमें कोई भी किसी की नहीं सुन रहा था। राठौर एक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के पास रुके। दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, जय हिंद साहब, सब ठीक तो है ना? बस सब ऊपर वाले के हाथ में है शर्मा जी। राठौर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप लोग भी सतर्क रहिए। कोई लावारिस सामान दिखे तो तुरंत खबर करें। हीरो बनने की कोशिश न करें। छोटू दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे पुलिस वालों की वर्दी से डर लगता था। एक बार एक सिपाही ने उसे चोर समझकर बहुत मारा था। तब से उसने सीख लिया था कि वर्दी वालों से दूर रहना ही बेहतर है। वह चुपचाप एक कूड़ेदान में हाथ डालकर प्लास्टिक की बोतलें ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। बाजार के बीचों बीच बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक लोहे की बेंच थी। वहां अक्सर बुजुर्ग लोग सुस्ताने के लिए बैठते थे। आज वहां भीड़ कम थी। छोटू ने देखा कि एक आदमी जिसने काला कुर्ता और सर पर गमछा लपेटा हुआ था वहां बैठा था। वह आदमी बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थीं। वह पसीना पोंछ रहा था, जबकि मौसम में अभी इतनी गर्मी नहीं थी। छोटू को वह आदमी अजीब लगा। उसकी छठी इंद्री जो सड़क पर रहते रहते तेज हो गई थी,
उसे खतरे का संकेत दे रही थी। वह आदमी उठा, लेकिन अपना भारी बैग वहीं बेंच के नीचे छोड़ दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज कदमों से भीड़ में गायब हो गया। दृश्य 3, लावारिस बैग और अफरा तफरी। छोटू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कई बार देखा था कि लोग कचरा फेंक जाते हैं, लेकिन वह बैग नया और भारी लग रहा था। कोई अपना कीमती सामान ऐसे क्यों छोड़ेगा? वह धीरे धीरे बेंच की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही एक महिला की चीख गूंज उठी। अरे, वह आदमी अपना बैग भूल गया, कोई रोको उसे! महिला चिल्लाई। भीड़ का ध्यान उस बैग की तरफ गया। काले रंग का बड़ा ट्रैवल बैग, जिप कसकर बंद थी। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर खुसर फुसर शुरू हुई। बम हो सकता है, किसी ने दबी आवाज में कहा। यह शब्द जंगल की आग की तरह फैला। बम, बम है वहां। भगदड़ मच गई। जो लोग अभी हंस खेल रहे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर भागने लगे। दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगीं। इंस्पेक्टर राठौर, जो थोड़ी दूरी पर थे, भीड़ का रुख देखकर समझ गए कि कुछ अनहोनी हुई है। वह अपनी पिस्तौल पर हाथ रखकर दौड़े। हटो, हटो सब पीछे! राठौर ने अपनी बुलंद आवाज में आदेश दिया। शिंदे, एरिया को घेरो, कंट्रोल रूम को खबर करो, बम स्क्वाड को बुलाओ, जल्दी! छोटू भीड़ में पीस गया था। उसे लोगों के धक्के लग रहे थे, लेकिन उसकी नजरें उस बेंच और बैग से नहीं हट रही थीं। पुलिस ने रस्सियां बांधकर लोगों को दूर कर दिया था। अब उस बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ वह काला बैग था जो मौत का पैगाम लिए बैठा था। राठौर पसीने से तरबतर थे। उन्होंने वायरलेस पर चिल्लाकर कहा, लोकेशन सेक्टर 4, बरगद का पेड़, सस्पेक्टेड I.E. डीईड। BDDS बम स्क्वाड को तुरंत भेजें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बम निरोधक दस्ता, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी आ पहुंची। उसमें से रोबोट जैसे भारी भरकम सूट पहने 2 जवान उतरे। उनके साथ एक वरिष्ठ अधिकारी थे, जिनका नाम सहाय था। सहाय साहब शांत और गंभीर थे। मौत से खेलना उनका रोज का काम था। छोटू बैरिकेड के पीछे सबसे आगे खड़ा था। वह छोटा था, इसलिए पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। वह देख रहा था कि कैसे वे अंतरिक्ष यात्री जैसे दिखने वाले लोग धीरे धीरे बैग के पास जा रहे थे। उनके पास मशीनें थीं जो बीप बीप कर रही थीं। दृश्य 4, वह चीज जो किसी ने नहीं देखी। बम स्क्वाड के अधिकारी सहाय ने सावधानी से बैग की जिप खोली। अंदर तारों का जंजाल था। लाल, नीली, हरी तारें एक घड़ी टाइमर से जुड़ी थीं। टाइमर पर लाल अक्षरों में समय चल रहा था। लिंग स्याओशे आशु उफेन। 25 मिनट। सिर्फ 25 मिनट बचे थे तबाही में। सहाय ने पसीना पोंछा। हालांकि सूट के अंदर वह दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने राठौर को इशारे से बताया कि मामला गंभीर है, टाइमर चल रहा है। राठौर, सहाय की आवाज रेडियो पर आई, यह एक बहुत ही जटिल सर्किट है। अगर एक भी गलत तार काटा तो यह पूरा बाजार मलबे में बदल जाएगा। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। हर कोई उस काले बैग और उस टाइमर को देख रहा था। इंस्पेक्टर राठौर भगवान का नाम जप रहे थे, लेकिन छोटू की नजर बैग पर नहीं थी। जब वह आदमी उठा था तो छोटू ने कुछ और भी देखा था, जो शायद घबराहट में किसी और ने नोटिस नहीं किया। छोटू ने देखा था कि उस आदमी का गमछा बेंच के कोने में फंस गया था, और जब उसने उसे खींचा था तो बेंच के पाए लेज के नीचे की जमीन थोड़ी हिली थी। छोटू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह जमीन पर रेंगता हुआ बैरिकेड के थोड़ा और करीब गया। पुलिस वाले सब बैग की तरफ देख रहे थे। छोटू ने अपनी गर्दन घुमाकर बेंच के नीचे बैग के ठीक पीछे देखा। वहां धूल और सूखे पत्तों के बीच एक बहुत ही पतली, लगभग अदृश्य सी तांबे की तार वे जमीन से निकलकर बेंच के लोहे के पाए से लिपटी हुई थी और फिर ऊपर जाकर बैग के पिछले हिस्से में घुस रही थी। यह तार उस मुख्य गुच्छे का हिस्सा नहीं थी जिसे बम स्क्वाड के साहब देख रहे थे। यह अलग थी। यह एक जाल था। छोटू का दिमाग तेजी से चला। उसे बिजली के तारों का थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि वह कबाड़ में पुराने पंखे और रेडियो तोड़कर अलग करता था। उसने कई बार देखा था कि कैसे एक तार जोड़ने से रेडियो बज उठता है और हटाने से बंद हो जाता है। उसे समझ आ गया कि जो बम स्क्वाड वाले कर रहे हैं वह खतरनाक है। वे सामने की तारों में उलझे हैं, लेकिन असली खतरा पीछे छुपा है। अगर उन्होंने बैग को हिलाया या सामने की कोई तार काटी तो वह पीछे वाली पतली तार खींच जाएगी और धमाका। छोटू घबरा गया। उसे बताना था, उसे चीख कर कहना था, साहब पीछे देखो, वह तार अलग है।
उसने अपना मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट निकली। यही उसकी जिंदगी का श्राप था। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसकी जुबान ने साथ छोड़ दिया। वह बेबस महसूस करने लगा। आंखों में आंसू आ गए। सामने सहाय साहब कटर लेकर झुक रहे थे। टाइमर अब 0:15 दिखा रहा था। छोटू से रहा नहीं गया। उसने पुलिस के बैरिकेड की रस्सी के नीचे से छलांग लगा दी। दृश्य 5। एक मूक प्रयास और तिरस्कार। ओए लड़के, पागल हो गया है क्या? हवलदार शिंदे चिल्लाया। छोटू दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर राठौर की तरफ गया। राठौर वायरलेस पर बात कर रहे थे। उनका ध्यान नहीं था। छोटू ने राठौर की पैंट खींची। राठौर ने झल्लाकर नीचे देखा। अरे, ये बच्चा यहां कैसे आया? हटाओ इसे। छोटू ने अपने हाथों से बेंच की तरफ इशारा किया। वह कूद कूद कर इशारे कर रहा था। अपने गले पर हाथ फेर कर बता रहा था कि काटो मत। फिर बेंच के पाए की तरफ उंगली दिखा रहा था। उसके चेहरे पर पसीना और डर था। वह आ की आवाजें निकाल रहा था। साहब, यह पागल है, भीख मांग रहा है शायद, एक सिपाही ने कहा और छोटू को कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। चल भाग यहां से। मरने का शौक है क्या? छोटू ने पूरी ताकत लगाकर सिपाही का हाथ छुड़ाया। वह फिर से राठौर के पैरों में गिर पड़ा। उसने राठौर के जूतों को पकड़ लिया और अपनी उंगली बेंच के नीचे की तरफ तान दी। उसकी आंखों में एक ऐसी विनती थी, एक ऐसी सच्चाई थी जिसने राठौर को एक पल के लिए चौंका दिया। राठौर ने देखा कि बच्चे की आंखों में लालच नहीं है, डर है, और वह डर खुद के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है। रुको, राठौर ने सिपाही को रोका। यह कुछ कहना चाहता है। साहब, यह गूंगा है, कबाड़ बीनता है यहां, सिपाही ने कहा। इनकी आदत होती है साहब, भीड़ देखकर नाटक करते हैं। टाइमर 0:10 पर आ गया था। सहाय साहब रेडियो पर बोले, राठौर, मैं लाल तार काटने जा रहा हूं। यह डिकॉय लग रहा है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। सबको और पीछे कर लो। छोटू ने यह सुना, या शायद माहौल से समझा कि वे तार काटने वाले हैं। वह पागलों की तरह सिर हिलाने लगा, ना के इशारे करते हुए। उसने अपने दोनों हाथों से एक काल्पनिक तार खींचने का अभिनय किया और फिर बूम का इशारा किया। राठौर पुराने चावल थे। उन्होंने अपराधी और निर्दोष की आंखें पढ़ी थीं। इस बच्चे की बेचैनी सामान्य नहीं थी। राठौर का दिल धक से रह गया। क्या यह बच्चा कुछ ऐसा देख रहा है जो हम नहीं देख पा रहे? राठौर ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया। सहाय, रुकिए, अभी रुकिए, राठौर चिल्लाए। क्या हुआ राठौर? समय नहीं है। सहाय की आवाज में तनाव था। 1 सेकंड रुकिए, एक बच्चा है। वह कुछ इशारा कर रहा है बेंच के नीचे की तरफ, राठौर ने कहा, खुद को बेवकूफ महसूस करते हुए। बम स्क्वाड के काम में एक गूंगे बच्चे के इशारे पर दखल देना प्रोटोकॉल के खिलाफ था। पागल हो गए हो राठौर? हम यहां जान हथेली पर रखकर बैठे हैं और तुम बच्चों की बात सुन रहे हो? सहाय गुस्सा हो गए, लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी थी। जब उसने देखा कि बड़े साहब उसकी बात नहीं समझ रहे, तो उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे लुढ़का दिया। पत्थर सीधा जाकर बेंच के उस पाए से टकराया जहां वह पतली तार छुपी थी। पत्थर की आवाज से सहाय का ध्यान नीचे गया। उन्होंने अपनी टॉर्च उस अंधेरे कोने में मारी जहां पत्थर रुका था। धूल के गुबार में तांबे की वह बारीक तार चमक उठी। सहाय के हाथ कांप गए। वह तार सीधे डिटोनेटर के पिन से जुड़ी थी। अगर वह सामने से बैग को थोड़ा भी हिलाते या लाल तार काटते तो सर्किट पूरा हो जाता। सहाय की सांसें थम गईं। हे भगवान, उनके मुंह से निकला। वायरलेस पर सन्नाटा छा गया। फिर सहाय की कांपती हुई आवाज आई, राठौर, तुम सही थे। यहां एक सेकेंडरी ट्रिगर है, एक बूबी ट्रैप। अगर मैंने लाल तार काटी होती तो हम सब अभी राख हो चुके होते। राठौर ने राहत की सांस ली और नीचे छोटू की तरफ देखा। छोटू अभी भी हाथ जोड़कर खड़ा था, कांप रहा था। चेहरे पर आंसू और धूल की परतें थीं। उस छोटे से मैल कुचैले बच्चे ने अभी अभी सैकड़ों जान बचा ली थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। सुनो राठौर, सहाय ने कहा, अब स्थिति और भी नाजुक है। यह तार बहुत संवेदनशील सेंसिटिव है। इसे निष्क्रिय डिफ्यूज करने के लिए मुझे बैग के नीचे हाथ डालना होगा, लेकिन मेरा सूट बहुत भारी है। मेरे दस्ताने बहुत मोटे हैं। मैं उस बारीक तार को महसूस नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जिसके हाथ पतले हों, छोटे हों और जो डरे नहीं। राठौर समझ गए कि इशारा किस तरफ है।
उन्होंने छोटू की तरफ देखा। क्या एक पुलिस वाला एक बच्चे की जान जोखिम में डाल सकता है? कानून इसकी इजाजत नहीं देता, नैतिकता इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन सामने सैकड़ों लोगों की जान थी और समय। लिंग स्याओशे लिंग छीफन 7 मिनट। राठौर घुटनों के बल बैठकर छोटू के बराबर आ गए। उन्होंने छोटू के कंधों पर अपने भारी हाथ रखे। बेटा, राठौर की आवाज भर्राई हुई थी, तुझे डर तो नहीं लग रहा? छोटू ने राठौर की आंखों में देखा। उसे डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। लेकिन उसने पीछे मुड़कर उस जलेबी वाले की दुकान को देखा जिसने उसे सुबह जलेबी दी थी। उस बेंच को देखा जहां वह कभी कभी सोता था। उन लोगों को देखा जो अब दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। यह उसका घर था, यह उसका बाजार था। छोटू ने ना में सिर हिलाया। उसने अपनी छाती ठोंकी। राठौर ने अपनी टोपी उतारी और उसे छोटू के सिर पर रख दिया। वह टोपी छोटू के लिए बहुत बड़ी थी, उसकी आंखों तक आ रही थी। राठौर ने उसे ठीक किया। तुझे वह करना है जो वह मशीन वाले अंकल कहेंगे, ठीक है? छोटू ने सिर हिलाया। राठौर ने उसे गोदी में उठाया जैसे कोई पिता अपने बेटे को उठाता है और बैरिकेड के पार ले गए। सहाय ने दूर से देखा। एक मंझा हुआ पुलिस अफसर और एक कचरा बीनने वाला बच्चा दोनों मौत के मुहाने की तरफ बढ़ रहे थे। बाजार में सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि कबूतरों के पंख फड़फड़ाने की आवाज भी बम जैसी लग रही थी। हवा थम गई थी, वक्त जैसे रुक गया था और घड़ी की टिक टिक जारी थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर छोटू का हाथ थामे हुए उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां की हवा भी जैसे भारी हो गई थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वे बारूद के ढेर पर चल रहे हों। बम स्क्वाड के अधिकारी सहाय ने उन्हें पास आते देखा तो एक पल के लिए ठिठक गए। एक छोटा सा बच्चा जिसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और जिसने एक बड़ी सी पुलिस की टोपी पहन रखी थी, क्या यही वह उम्मीद थी जिसके सहारे सैकड़ों जानें बचनी थीं? सहाय ने अपने भारी भरकम हेलमेट का वाइजर ऊपर किया। उनका चेहरा पसीने से तर था। राठौर, तुम जानते हो ना हम क्या कर रहे हैं? सहाय ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी नजर घड़ी पर गई। लिंग स्याओ से लिंग लियो फेन शवू म्याओ। यह बच्चा जानता है सहाय, राठौर ने दृढ़ता से कहा। इसने वह देखा जो हम नहीं देख पाए। अब यही हमें बताएगा कि करना क्या है। राठौर ने छोटू को जमीन पर बैठाया। देख बेटा, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, तुझे बस अपनी वो छोटी उंगलियों का कमाल दिखाना है। जैसे तू कबाड़ से अच्छी चीजें चुनता है ना, वैसे ही यहां हमें उस गंदी तार को हटाना है, ठीक है? छोटू ने सिर हिलाया। उसका छोटा सा दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था, लेकिन राठौर का हाथ उसके कंधे पर था जिससे उसे एक अजीब सी ताकत मिल रही थी। यह पहली बार था जब किसी पुलिस वाले ने उसे मारा नहीं था बल्कि बेटा कहा था। इस एक शब्द ने उसके अंदर के डर को जिम्मेदारी में बदल दिया। सहाय ने एक छोटा खटर और एक प्लास प्लायर्स निकाला। सुनो बच्चे, सहाय ने कहा, वह बेंच का पाया जहां तुमने पत्थर मारा था, तुम्हें वहां बहुत धीरे से हाथ डालना है। वहां एक क्लिप होगी जिससे वह पतली तार जुड़ी है। उसे काटना नहीं है, बस उस क्लिप को खोलना है। अगर तार खिंच गई तो सब खत्म। छोटू समझ गया। वह पेट के बल जमीन पर लेट गया। धूल और सूखे पत्तों की गंध उसकी नाक में भर गई। वह धीरे धीरे एक सांप की तरह रेंगते हुए बेंच के नीचे घुस गया। वहां अंधेरा था और जगह बहुत कम थी। ऊपर लोहे की बेंच थी और उसके ठीक ऊपर वह काल रूपी बैग रखा था। दृश्य 7, कामपते हाथ और लोहे का जिगर। छोटू की आंखों के सामने वह दृश्य था जो बाहर किसी को नहीं दिख रहा था। बेंच के जंग लगे पाए के साथ बिल्कुल नीचे एक तांबे की तार लिपटी हुई थी। वह तार इतनी बारीक थी कि मकड़ी के जाले जैसी लगती थी। उसे बहुत शातिर तरीके से लगाया गया था। जैसे ही कोई ऊपर से बैग उठाता या बेंच हिलती, यह तार खिंच जाती और धमाका हो जाता। छोटू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपककर उसकी आंखों में जा रही थीं, जिससे जलन हो रही थी। लेकिन उसने पलकें नहीं झपकाईं। बाहर राठौर और सहाय सांस रोके खड़े थे। क्या कर रहा है वो? सहाय ने बेचैनी से पूछा। शांति रखो सहाय, राठौर ने कहा, लेकिन उनकी अपनी मुट्ठियां भींच गई थीं। उसे अपना काम करने दो। छोटू की उंगलियां उस क्लिप तक पहुंची। वह एक पुरानी जंग लगी क्लिप थी। उसे खोलने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए थी, लेकिन अगर ज्यादा जोर लगाया तो तार टूट सकती थी। छोटू ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मां को याद किया जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी।
उसने उन रातों को याद किया जब वह भूखा सोया था। उसने सोचा, अगर आज मैं मर भी गया तो कोई रोने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये सब लोग मर गए तो बहुत सारे घर सूने हो जाएंगे। इस विचार ने उसके हाथों का कंपन रोक दिया। उसने अंगूठे और तर्जनी इंडेक्स फिंगर से क्लिप को पकड़ा। बहुत धीरे से, मिलीमीटर दर मिलीमीटर उसने क्लिप को दबाया। खट, एक बहुत ही हल्की सी आवाज आई। क्लिप खुल गई थी। वह तांबे की तार अब आजाद थी। छोटू ने धीरे से तार को अलग किया और पीछे खिसक कर बाहर आया। उसका चेहरा धूल से सना था, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने राठौर की तरफ देखकर थम्स अप किया। सहाय ने तुरंत अपनी मशीन चेक की। सेंसर शांत हो गए हैं। सेकेंडरी ट्रिगर हट गया है। सहाय की आवाज में अविश्वास और खुशी दोनों थी। कमाल कर दिया इस छोटे उस्ताद ने। लेकिन अभी जंग जीती नहीं गई थी। मुख्य बम अभी भी चालू था। लिंग शाओशलिंग सैन फ्रांसिस्को वुमियाओ। अब असली काम बाकी है, सहाय ने कहा। राठौर, अब मैं बैग को छू सकता हूं। तुम बच्चे को लेकर पीछे हट जाओ। राठौर ने छोटू का हाथ पकड़ा। चल बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। अब साहब संभाल लेंगे। लेकिन छोटू अपनी जगह से नहीं हिला। उसने राठौर का हाथ झटक दिया और फिर से बैग की तरफ इशारा करने लगा। वह फिर से आ की आवाजें निकालने लगा और अपने दोनों हाथों को कैंची की तरह चलाकर इशारा करने लगा। क्या हुआ अब? राठौर ने पूछा। छोटू ने जमीन पर अपनी उंगली से 3 लकीरें खींची। फिर उसने बीच वाली लकीर को मिटा दिया और फिर उसने सहाय की तरफ देखा, जो बैग की जिप पूरी खोल चुके थे। सहाय ने अंदर देखा। वहां 3 मुख्य तारें थीं, लाल, नीली और हरी। आमतौर पर फिल्मों में लाल तार काटी जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। बच्चा क्या कह रहा है? सहाय ने पूछा। मारा केसला पुरसाक के यह कह रहा है, बीच वाली तार। राठौर ने अनुवाद किया। यह कह रहा है कि बीच वाली तार काटो। इसे कैसे पता होगा? सहाय ने झुंझलाकर कहा। यह सर्किट बहुत उलझा हुआ है। अगर मैं मैनुअल देखूं तो हरी तार काटनी चाहिए। छोटू घबरा गया। वह दौड़कर सहाय के पास गया और उनके हाथ को पकड़ लिया। सहाय का भारी सूट और यह छोटा सा बच्चा। छोटू ने जोर से सिर हिलाया और नीली तार जो बीच में थी की तरफ इशारा किया। राठौर ने देखा कि छोटू की नजरें बैग के अंदर एक कोने में चिपके एक छोटे से स्टिकर पर थीं। उस स्टिकर पर एक बिजली का निशान सिंबल बना था, जो छोटू ने अक्सर कबाड़ खाने में पुराने जनरेटरों पर देखा था। छोटू को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसे मशीनों के पुर्जों की पहचान थी। उसने देखा था कि इस तरह के सर्किट में नीला तार ही अर्थिंग या करंट रोकने का काम करता है। सहाय, राठौर की आवाज गंभीर हो गई। इसकी बात मानो, इसकी आंखों में देखो। यह तुक्का नहीं मार रहा, इसे तजुर्बा है, चाहे वह कबाड़ का ही क्यों ना हो। समय अब बहुत कम बचा था। लिंग शाओशलिंग ईफन सैनशमियाओ। 1.5 मिनट। बाजार में खड़े हजारों लोगों की सांसें अटकी थीं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई कलमा। मौत का कोई धर्म नहीं होता, और आज प्रार्थना की भी एक ही भाषा थी। सहाय ने एक पल के लिए अपनी ट्रेनिंग और उस बच्चे के विश्वास को तौला। एक तरफ विज्ञान था, दूसरी तरफ एक मूक बच्चे की अंतरात्मा। सहाय ने पसीना पोंछा। अगर हम गलत हुए राठौर, तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा, सहाय ने कहा। और अगर हम सही हुए तो भगवान इस बच्चे के रूप में ही यहां खड़ा है, राठौर ने जवाब दिया। सहाय ने कट्टर को नीली तार पर रखा। छोटू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राठौर का हाथ कसकर पकड़ लिया। लिंग शाओशी लिंग फन शिम्याओ लिंग च्यो लिंग पा। सहाय ने आंखें मूंदी और कट्टर दबा दिया। खच, तार कटने की आवाज आई। उसके बाद सन्नाटा। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी। सहाय ने अपनी आंखें खोली। टाइमर रुक गया था। लिंग शाओशी लिंग फन लिंग सी म्याओ। सिर्फ 4 सेकंड बचे थे। मौत उनके चेहरे को छूकर निकल गई थी। दृश्य 8। आंसुओं की बारिश और हीरो का जन्म। सहाय धम्म से जमीन पर बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपना हेलमेट उतारकर फेंक दिया और लंबी सांस ली। बच गए, हम बच गए राठौर। राठौर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आप देखा न ताओ। छोटू को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वह बच्चा जो जमाने भर की दुत्कार और मार खाता था, आज एक पुलिस इंस्पेक्टर के गले लगा हुआ था। छोटू भी रोने लगा। उसकी आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी सिसकियां, उसका दर्द और उसकी खुशी दोनों बयां कर रही थीं। राठौर ने उसे गोद में उठाए ही बैरिकेड की तरफ दौड़ना शुरू किया। जिंदा हैं हम, सब ठीक है।
राठौर चिल्लाए। भीड़ जो अब तक बुतों की तरह खड़ी थी में जान आ गई। पहले एक ताली बजी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा चांदनी चौक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारत माता की जय और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगने लगे। राठौर ने भीड़ के सामने आकर छोटू को अपने कंधे पर बिठा लिया। चुप रहो सब, राठौर अपनी बुलंद आवाज में गरजे। भीड़ शांत हो गई। आज पुलिस ने आपको नहीं बचाया, राठौर ने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भरी थी। आज वर्दी वालों ने कुछ नहीं किया। आज अगर आप सब अपने घर जाकर अपने बच्चों का मुंह देख पाएंगे तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से। यह वह है जिसे आप रोज धक्के मारते हैं, जिसे आप अपनी दुकान के आगे खड़ा नहीं होने देते। आज यही आपका भगवान है। भीड़ शर्मिंदा थी लेकिन कृतज्ञ, ग्रेटफुल भी। कई लोग आगे आए, कोई नोटों की माला लेकर, कोई मिठाई लेकर। जलेबी वाले शर्मा जी दौड़कर आए और छोटू के पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे कल ही दुत्कारा था। छोटू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे आदत नहीं थी इन सब चीजों की। वह बस राठौर के कंधे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब मुझे कोई नहीं मारेगा? दृश्य 9, घर की तलाश और एक नया रिश्ता। शाम ढल चुकी थी। बाजार का माहौल अब उत्सव जैसा था, लेकिन इंस्पेक्टर राठौर अपने थाने में बैठे थे। सामने टेबल पर छोटू बैठा था, मजे से समोसे और रसगुल्ले खा रहा था। पूरा थाना उसकी खातिरदारी में लगा था। हवलदार शिंदे जो सुबह उसे भगा रहे थे, अब उसके लिए ठंडा पानी ला रहे थे। राठौर उसे देख रहे थे। उनके मन में एक तूफान चल रहा था। आजादी का दिन कल था, लेकिन असली आजादी आज इस बच्चे ने दी थी, मौत के डर से आजादी। इसका कोई नहीं है साहब, एक सिपाही ने पता लगाकर बताया। फुटपाथ पर रहता है। माँ बाप का पता नहीं, नाम भी लोगों ने छोटू रख दिया है। राठौर ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी पत्नी सरिता को फोन लगाया। सरिता एक स्कूल टीचर थीं और बहुत ही नरम दिल की महिला थीं। उनका अपना बेटा सरहद पर था, घर सूना रहता था। सरिता, राठौर ने कहा, आज मैं घर आ रहा हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, एक मेहमान है। कौन है? सरिता ने पूछा। एक छोटा सिपाही, राठौर मुस्कुराए, जिसने आज तुम्हारे पति की जान बचाई है। उसका कोई घर नहीं है, क्या हम? राठौर को वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी। सरिता समझ गई थी, घर ले आइए, वैसे भी घर बहुत खाली लगता है। राठौर ने फोन रखा और छोटू के पास गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा समोसे खा लिए? छोटू ने सिर हिलाया और अपना पेट ठोंक कर बताया कि भर गया। अब घर चलेगा? मेरे घर? राठौर ने पूछा। छोटू का हाथ रुक गया। उसने अविश्वास से राठौर को देखा। घर, छत, परिवार, यह सब सपने थे जो वह खुली आंखों से भी नहीं देखता था। राठौर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चल, अब तुझे कबाड़ नहीं बीनना पड़ेगा। अब तू स्कूल जाएगा, वर्दी पहनेगा। तू बोल नहीं सकता तो क्या हुआ? पूरा देश तेरी कहानी सुनेगा। छोटू की आंखों से एक आंसू टपका और सीधे राठौर की हथेली पर गिरा। उसने अपना छोटा सा मैला हाथ राठौर के बड़े मजबूत हाथ में दे दिया। उस रात जब पूरा शहर आजादी के जश्न की तैयारी कर रहा था, एक पुलिस जीप चांदनी चौक से गुजरी। उसमें पीछे की सीट पर एक बच्चा सो रहा था। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो शायद उसे पैदा होने के बाद पहली बार मिला था। वह अब अनाथ नहीं था, वह अब छोटू नहीं था, वह इंस्पेक्टर विक्रम राठौर का बेटा बनने जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नियति फेत के पास अभी और भी पन्ने पलटने बाकी थे। यह तो बस शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो सालों बाद एक और बड़े इम्तिहान पर जाकर खत्म होने वाला था। 5 साल बाद दृश्य बदलता है। एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी का मैदान। सुबह की धूप में पसीने से लथपथ कैडेट्स दौड़ रहे हैं। उनमें एक लड़का है, दुबला पतला लेकिन बिजली जैसा तेज। वह सबसे आगे है। उसकी आंखें बोलती हैं, जुबान खामोश है। दृश्य 10, 15 साल बाद। खामोश होनहार। सूरज की पहली किरणें लखनऊ के पुलिस परेड ग्राउंड पर पड़ रही थीं। 15 साल बीत चुके थे। वह चांदनी चौक का डरा सहमा छोटू अब 25 साल का गबरू जवान आर्यन राठौर बन चुका था। विक्रम राठौर ने उसे न सिर्फ अपना नाम दिया था, बल्कि उसे एक ऐसे सांचे में ढाला था जो लोहे से भी मजबूत था। मैदान के बीचों बीच आर्यन दौड़ रहा था। उसका बदन गठीला था, पसीना चमक रहा था। वह बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें आज भी वैसी ही थीमबाज जैसी तेज।
वह कंपन, वाइब्रेशंस महसूस करके चीजों को समझता था। जब पीछे से दौड़ते हुए अन्य कैडेट्स के कदमों की धमक जमीन पर होती तो आर्यन को पता चल जाता कि कौन कितनी दूर है। विक्रम राठौर, जो अब DI.G बन चुके थे और रिटायर होने की कगार पर थे, गैलरी में खड़े होकर गर्व से उसे देख रहे थे। उनकी मूछें अब पूरी तरह सफेद थीं, लेकिन वर्दी की अकड़ वही पुरानी थी। राठौर साहब, आपका बेटा तो चीता है, चीता, एकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने पास आकर कहा। अफसोस बस यही है कि नियमों के कारण हम उसे आधिकारिक तौर पर वर्दी नहीं दे सकते, क्योंकि वह बोल सुन नहीं सकता, वरना ऐसा अफसर पूरे बैच में नहीं है। राठौर मुस्कुराए। वर्दी जिस्म पर नहीं, रूह पर होनी चाहिए तिवारी जी। आर्यन पुलिस फोर्स का हिस्सा भले न बने, लेकिन वह पुलिस का दिमाग है। साइबर सेल में उसकी ढाक है, जो कोड तुम्हारे बड़े बड़े इंजीनियर नहीं तोड़ पाते, वह यह लड़का इशारों में समझा देता है। दौड़ खत्म हुई। आर्यन सीधा राठौर के पास आया। उसने झुककर राठौर के पैर छुए। यह उसका रोज का नियम था। राठौर ने उसे गले लगाया और इशारों में पूछा, आज की टाइमिंग? आर्यन ने अपनी कलाई घड़ी दिखाई और उंगलियों से इशारा किया। रिकॉर्ड तोड़ दिया। घर पर सरिता जी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन आर्यन के लिए उनका प्यार सगी मां से भी बढ़कर था। नाश्ते की मेज पर आर्यन के लिए हमेशा उसकी पसंद का गाजर का हलवा तैयार रहता था। आर्यन बोल नहीं सकता था, लेकिन जब वह सरिता के हाथ के बने खाने की तारीफ में अपना अंगूठा दिखाता और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाता तो सरिता का दिन बन जाता। लेकिन इस खुशहाल परिवार के ऊपर एक पुराना बादल मंडरा रहा था, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। दृश्य 11, अधूरा केस और नागराज की वापसी। उस शाम राठौर अपने स्टडी रूम में बैठे एक पुरानी फाइल देख रहे थे। फाइल पर धूल जमी थी और उस पर लिखा था, चांदनी चौक, बम ब्लास्ट, असफल प्रयास, 2008। आर्यन अंदर आया। उसने देखा कि पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उसने टेबल पर चाय का कप रखा और राठौर के कंधे पर हाथ रखा। राठौर ने फाइल बंद नहीं की। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा और इशारों में बात की। राठौर ने पिछले 15 सालों में साइन लैंग्वेज सीख ली थी। तुझे याद है वह दिन? राठौर ने इशारों में पूछा। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। वह दिन उसकी यादों में किसी फिल्म की तरह चलता था। वह नीला तार, वह मौत का डर। उसने हां में सिर हिलाया। हमने बम तो डिफ्यूज कर दिया था आर्यन, राठौर ने बताया, लेकिन उस आदमी को कभी नहीं पकड़ पाए जिसने वह बम रखा था। वह आदमी जो बेंच से उठकर गया था, उसका नाम बिलाल था, लेकिन वह सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और था। उसे अंडरवर्ल्ड में नागराज कहते हैं। वह कभी सामने नहीं आता। राठौर ने एक तस्वीर दिखाई, एक धुंधली सी CCTV फुटेज। खबर मिली है कि नागराज वापस आया है और इस बार उसका निशाना कोई बाजार नहीं है। इस बार वह कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे पूरा पुलिस विभाग हिल जाए। वह अपने उस पुराने अपमान का बदला लेना चाहता है। आर्यन ने तस्वीर को गौर से देखा। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला और तेजी से टाइपिंग शुरू की। वह पुलिस के डेटाबेस में गया, पुराने रिकॉर्ड खंगाले और चेहरे की पहचान, फेशियल रिकॉग्निशन वाले सॉफ्टवेयर को उस धुंधली तस्वीर पर रन किया। चंद मिनटों में स्क्रीन पर एक लोकेशन ब्लिंक करने लगी। एक पुराना बंद पड़ा केमिकल गोदाम, शहर के बाहरी इलाके में। आर्यन ने स्क्रीन राठौर की तरफ घुमाई। यहां कोई हलचल है, उसने टाइप करके स्क्रीन पर दिखाया। पिछले 48 घंटों में यहां कई एनक्रिप्टेड गुप्त सिग्नल देखे गए हैं। राठौर की आंखों में चमक आ गई। यही है वह। मेरी रिटायरमेंट से पहले मैं इस सांप का फन कुचलना चाहता हूं। राठौर ने तुरंत अपनी टीम को फोन मिलाया। शिंदे अब सब इंस्पेक्टर बन चुके थे। टीम तैयार करो, हमें आज रात ही रेड मारनी है। लोकेशन मैं भेज रहा हूं, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, यह टॉप सीक्रेट है। आर्यन उठा। उसने अपनी जैकेट उठाई और इशारों में कहा, मैं भी चलूंगा। राठौर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह रेड है बेटा, गोलियां चलेंगी। मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकता। तूने एक बार जान बचाई थी, अब मेरी बारी है अपना फर्ज निभाने की। तू घर पर रह और मां का ख्याल रख। आर्यन ने विरोध करना चाहा, लेकिन राठौर की आंखों में पिता का आदेश था। आर्यन को रुकना पड़ा। दृश्य 12, जाल और विश्वासघात। रात के 2 बज रहे थे। शहर के बाहर वह केमिकल गोदाम किसी भूतिया महल जैसा लग रहा था। चारों तरफ झाड़ियां थीं और सन्नाटा था। राठौर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे।
उनके साथ 10 जवान थे, सभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए। साथी पर याद हो, चारों तरफ से घेर लो, राठौर ने धीरे से आदेश दिया। जिंदा पकड़ना है नागराज को। वे धीरे धीरे अंदर घुसे। गोदाम के अंदर लोहे के बड़े बड़े ड्रम रखे थे। ऊपर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, टप टप टप। राठौर अपनी सर्विस रिवॉल्वर ताने आगे बढ़ रहे थे। उन्हें एक अजीब सी गंध आ रही थी, रसायनों की नहीं बल्कि कुछ जलने की। अचानक गोदाम के बीच में रखी एक कुर्सी पर एक लाइट जली। वहां एक आदमी बैठा था, उम्र 60 के पार, चेहरे पर चेचक के दाग और हाथ में एक वाइन का गिलास। वह नागराज था। स्वागत है D.I.G। विक्रम राठौर। नागराज की आवाज गूंजी। 15 साल इंतजार किया मैंने इस पल का। राठौर चौंक गए। तुम्हें पता था हम आ रहे हैं? नागराज हंसा। विक्रम, तुम बूढ़े हो गए हो। तुम्हें लगा कि मेरा सिस्टम इतना कमजोर है कि तुम्हारा वह गूंगा बेटा उसे ट्रैक कर लेगा? वह सिग्नल, वह लोकेशन, सब मैंने छोड़ी थी ताकि तुम यहां आओ। राठौर का दिल बैठ गया। यह एक जाल है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। शिंदे, पीछे हटो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर गैलरी से मशीन गनों की बैरल चमक उठी। धड़ 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 गोलियों की बारिश शुरू हो गई। राठौर के 3 जवान मौके पर ही गिर गए, बाकी ड्रमों के पीछे छिपे। राठौर ने भी कवर ऐड लिया और जवाबी फायर किया, लेकिन वे बुरी तरह घिर चुके थे। नागराज, राठौर चिल्लाए, कायरों की तरह वार मत कर, सामने आ। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, विक्रम, वीरों द्वारा नहीं, नागराज ने कहा और एक बटन दबाया। गोदाम के सभी दरवाजे लोहे के शटर के साथ धड़ाम से बंद हो गए। अब वे कैद थे और तभी गैस का एक वाल्व खुला। एक पीली रंग की जहरीली गैस धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगी। यह मेरी नई ईजाद है, नागराज ने माइक पर कहा। 10 मिनट में तुम्हारे फेफड़े गल जाएंगे। तुम वैसे ही मरोगे जैसे मेरे उस प्लान को नाकाम करके तुमने मेरे अरमान मारे थे। तड़प तड़प कर राठौर खांसने लगे। उनके पास गैस मास्क नहीं था। शिंदे और बाकी जवान भी घुटने टेक रहे थे। वायरलेस काम नहीं कर रहा था क्योंकि गोदाम के अंदर जैमर लगा था। राठौर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या यही अंत था? क्या एक शानदार करियर और एक ईमानदार जिंदगी का अंत एक गंदे गोदाम में घुटकर होना था? उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा याद किया और फिर आर्यन का। माफ करना बेटा, उन्होंने बुदबुदाया, मैं अपनी आखिरी लड़ाई हार गया। दृश्य 13, खामोश योद्धा का आगमन। गोदाम से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक काली मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार में हवा को चीरती हुई आ रही थी। उस पर आर्यन सवार था। उसने हेलमेट नहीं पहना था। उसकी आंखों में वही जुनून था जो 15 साल पहले उस बम को डिफ्यूज करते वक्त था। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। उसे बचपन से ही खतरे की गंध पहचानने की आदत थी। जब राठौर घर से निकले थे तो आर्यन ने चुपके से उनके फोन में एक ट्रैकर एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन वह ट्रैकर जीपीएस वाला नहीं था, बल्कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैकर था जिसे उसने खुद बनाया था। जब गोदाम के पास पहुंचकर पिता का सिग्नल गायब हुआ जैमर की वजह से, तो आर्यन समझ गया कि कुछ गलत है। वह गोदाम के पास रुका। उसने देखा कि बाहर कोई पहरा नहीं है, सन्नाटा। यह और भी खतरनाक था। उसने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच को देखा। वह वाइब्रेट कर रही थी। हवा में रसायनों की मात्रा बढ़ रही थी। उसने अपनी घड़ी में सेंसर फिट किए थे। आर्यन समझ गया, अंदर जहर है। उसके पास बंदूक नहीं थी। उसके पास पुलिस का बैज नहीं था। उसके पास सिर्फ उसका दिमाग और कबाड़ से चीजें बनाने का उसका पुराना हुनर था। उसने अपनी बाइक की डिक्की खोली। उसमें एक अजीब सा यंत्र था, 2 रस्सियां, एक हुक और एक छोटा सा बॉक्स जिसे उसने पुरानी बैटरी और सर्किट से बनाया था। यह एक MP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस का देसी संस्करण था। आर्यन ने गोदाम की छत की तरफ देखा। वहां एक वेंटिलेशन हवा का निकास का पंखा चल रहा था। वह पाइप के सहारे बिल्ली जैसी फुर्ती से ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथ छिल रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस अपने पिता की जान बचानी थी। छत पर पहुंचकर उसने वेंटिलेशन शाफ्ट की जाली को अपनी जेब से निकाले एक छोटे एसिड की शीशी से पिघलाया। रसायन विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था। जाली गलकर गिर गई। नीचे से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। आर्यन ने वेंटिलेशन डक्ट में अपना सिर डाला। पीली गैस ऊपर आ रही थी। उसने तुरंत अपनी नाक पर रुमाल बांधा। उसने देखा नीचे उसके पिता और बाकी पुलिस वाले खांस रहे थे, अधमरे हो चुके थे।
और ऊपर कांच के केबिन में नागराज बैठकर शराब पी रहा था और तमाशा देख रहा था। आर्यन की आंखों में अंगारे दहक उठे। 15 साल पहले वह बच्चा था, बेबस था। आज वह तैयार था। उसने अपना देसी E.M.P डिवाइस निकाला। अगर यह काम कर गया तो गोदाम की सारी बिजली, सारे इलेक्ट्रॉनिक ताले, लॉक्स और वह जैमर सब बंद हो जाएगा। लेकिन इसे बनाने में एक खतरा था। इसे चालू करते ही एक जोरदार झटका, शॉक लग सकता था। आर्यन ने डिवाइस के तार जोड़े। उसकी उंगलियां एक बार फिर जिंदगी और मौत का खेल खेल रही थीं। उसने नीचे अपने पिता की तरफ देखा, जो अब जमीन पर गिर चुके थे। नहीं पापा, नहीं, आर्यन ने मन में चीखा। उसने डिवाइस का बटन दबाया। एक नीली चिंगारी निकली। आर्यन के हाथ को एक तेज झटका लगा। वह पीछे गिरा। लेकिन तभी पूरे गोदाम की लाइट गुल हो गई। अंधेरा, पूर्ण अंधकार। नागराज का केबिन भी अंधेरे में डूब गया। क्या हुआ? जनरेटर चलाओ, नागराज चिल्लाया। जैमर बंद हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों के चुंबक मैग्नेट्स ने काम करना बंद कर दिया था। शटर अपनी पकड़ छोड़ चुके थे और अंधेरे में आर्यन कूद गया। वह सीधा नागराज के केबिन की छत पर कूदा। कांच टूटने की आवाज आई, छनाक। नागराज कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक छाया ने उसे दबोच लिया। आर्यन बोल नहीं सकता था, इसलिए उसकी कोई ललकार नहीं थी। उसका हमला बिल्कुल खामोश और घातक था। उसने अंधेरे में ही नागराज की कलाई मरोड़ी, उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और उसकी गर्दन पर अपनी कोहनी रख दी। नागराज की सांसें अटक गईं। नीचे ताजी हवा अंदर आने लगी थी क्योंकि पंखे बंद हो गए थे और शटर खुल रहे थे। राठौर ने गहरी सांस ली। लाइट कैसे गई? तभी शिंदे ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी ऊपर केबिन में पड़ी। वहां नागराज जमीन पर पड़ा था और उसके सीने पर आर्यन बैठा था। आर्यन की आंखों में वह क्रोध था जो कह रहा था, मेरे बाप को हाथ लगाने की सोचना भी मत। राठौर ने ऊपर देखा। धुंधली नजरों से उन्हें अपना बेटा दिखाई दिया, एक खामोश रक्षक। आर्यन राठौर के गले से निकला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नागराज शातिर था। उसने अपनी आस्तीन में एक चाकू छिपा रखा था। जैसे ही आर्यन ने शिंदे की टॉर्च की तरफ देखा, नागराज ने वह चाकू आर्यन की पसली में घोंप दिया। आर्यन के मुंह से एक मूक चीख निकली। वह लुढ़क कर एक तरफ गिरा। आर्यन! राठौर पूरी ताकत से चिल्लाए। नागराज उठा, खून से लथपथ, और हंसते हुए खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा। राठौर, जिनमें अभी तक खड़े होने की ताकत नहीं थी, अपने बेटे को गिरता देख एक घायल शेर की तरह उठे। उन्होंने जमीन पर पड़ी अपनी पिस्तौल उठाई। हाथ कांप रहे थे। विजन धुंधला था, लेकिन लक्ष्य साफ था। धांग! एक गोली चली। नागराज के पैर में लगी। वह गिरा। धां! दूसरी गोली उसके कंधे पर। शिंदे और बाकी टीम दौड़कर ऊपर पहुंचे और नागराज को दबोच लिया। लेकिन राठौर नागराज की तरफ नहीं दौड़े। वह सीढ़ियां चढ़कर उस केबिन की तरफ भागे जहां उनका बेटा पड़ा था। आर्यन अपना पेट पकड़े हुए था। खून उसकी उंगलियों से रिस रहा था। राठौर उसके पास गिर पड़े। उन्होंने आर्यन का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा आर्यन, आंखें खोल, कुछ नहीं होगा तुझे। एम्बुलेंस बुलाओ कोई। आर्यन ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अपने पिता को सुरक्षित देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आ गई। उसने अपने खून से सने हाथ को उठाया और राठौर के गाल को छुआ। उसने अपनी उंगलियों से धीरे से इशारा किया, आप ठीक? एम। राठौर फूट फूट कर रो पड़े। पागल है तू? मैंने मना किया था ना, क्यों आया तू? आर्यन ने फिर मुस्कुराने की कोशिश की और इशारों में कहा, ब्लू वायर, रेड वायर, हम साथ हैं। उसकी आंखें बंद होने लगीं। सिटी अस्पताल का गलियारा, वही बाजार वाली भीड़ आज अस्पताल के बाहर जमा थी। लेकिन आज शोर नहीं था, आज सन्नाटा था। वही सन्नाटा जो तूफान के बाद आता है। आईसीयू ईकू के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। अंदर डॉक्टरों की टीम आर्यन की जान बचाने के लिए जूझ रही थी। बाहर बेंच पर D.I.G. विक्रम राठौर बैठे थे। उनकी वर्दी पर अभी भी उनके बेटे का खून लगा था, वह खून जो उनके लिए बहा था। सरिता जी दौड़ती हुई आईं। उनके बाल बिखरे थे, आंखों में दहशत थी। उन्होंने राठौर को देखा और टूट गईं। विक्रम, मेरा बेटा कहाँ है? उसे क्या हुआ? सरिता जी की आवाज में एक मां का दर्द था। राठौर ने अपनी पत्नी को संभाला। एक सख्त पुलिस अफसर
जो गोलियों के सामने नहीं डरा, आज अपनी पत्नी की आंखों में देखने से डर रहा था। वह अंदर है सरिता, राठौर ने भर्राई आवाज में कहा। नागराज ने उसने चाकू मारा, लेकिन आर्यन लड़ रहा है। वह हमारा बेटा है, वह हार नहीं मानेगा। तुमने वादा किया था विक्रम, सरिता ने उनके सीने पर मुक्का मारा। तुमने कहा था तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे। वह तो बोल भी नहीं सकता, अपना दर्द भी नहीं बता सकता। हे भगवान, राठौर ने सिर झुका लिया। मेरी गलती है, मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन सरिता, अगर वह नहीं आता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उसने मुझे दूसरी बार जिंदगी दी है। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर मास्क था। राठौर और सरिता उनकी तरफ लपके। डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने मास्क हटाया और गहरी सांस ली। वह बहुत किस्मत वाला है राठौर साहब। चाकू दिल से बस कुछ इंच दूर लगा था। खून बहुत बह गया है, लेकिन हमने उसे बचा लिया है। वह खतरे से बाहर है। सरिता जी वहीं जमीन पर बैठ गईं और हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। राठौर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे उनके सीने से कई टन का बोझ उतर गया हो। दृश्य 15। खामोश संवाद और असली पहचान। 2 दिन बाद आर्यन को होश आ गया था। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसके शरीर में नलियां लगी थीं, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। सरिता जी उसके पास बैठी, उसके बालों में हाथ फेर रही थीं। राठौर कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में आज की सुबह का अखबार था। उन्होंने आर्यन को देखा और मुस्कुराए। आर्यन ने भी कमजोर सी मुस्कान दी। देख शेर। राठौर ने अखबार आर्यन के सामने रखा। अखबार के पहले पन्ने पर एक बड़ी तस्वीर थी, आर्यन की तस्वीर, और उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था द साइलेंट गार्जियन। मूक युवक ने बचाई DIG और उनकी टीम की जान। अंडरवर्ल्ड डॉन नागराज गिरफ्तार। आर्यन ने हेडलाइन पढ़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। राठौर ने उसके बिस्तर के किनारे बैठकर उसका हाथ थामा। पूरी दुनिया तुझे हीरो कह रही है आर्यन, राठौर ने कहा, लेकिन मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे खतरे में डाला। आर्यन ने अपना सिर ना में हिलाया। उसने कांपते हुए हाथ से इशारों में कहा, पिता, फर्ज, हम एक हैं। राठौर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हम एक हैं, और आज मुझे एक और खुशखबरी देनी है। सरकार ने तेरे इस कारनामे को देखा है। पुलिस कमिश्नर ने खुद फोन किया था। वे नियमों में बदलाव कर रहे हैं। आर्यन ने प्रश्नवाचक नजरों से देखा। तू वर्दी नहीं पहन सकता। कोई बात नहीं, राठौर ने गर्व से कहा, लेकिन आज से तुझे पुलिस विभाग के साइबर सेल का विशेष सलाहकार, स्पेशल कंसल्टेंट नियुक्त किया जाता है। अब तुझे छुपकर काम नहीं करना पड़ेगा। अब तू सीना तानकर हेडक्वार्टर जाएगा। यह तेरा हक है। आर्यन की आंखें भर आईं। जिस सम्मान के लिए वह तरसता था, जो उसे लगता था कि उसकी अपंगता के कारण उसे कभी नहीं मिलेगा, आज वह उसके कदमों में था। उसने सरिता जी की तरफ देखा। सरिता जी ने उसका माथा चूम लिया। दृश्य 16। सम्मान समारोह और एक पिता की विदाई। 1 महीना बाद पुलिस परेड ग्राउंड। वही मैदान जहां आर्यन कभी छुपकर दौड़ता था, आज वहां शामियाना लगा था। हजारों की भीड़ थी। पुलिस बैंड बज रहा था। आज DIG विक्रम राठौर की विदाई, रिटायरमेंट और गणतंत्र दिवस का सम्मान समारोह था। मंच पर गृह मंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे थे। राठौर माइक पर आए। वह अपनी पूरी वर्दी में थे। सीने पर मेडल चमक रहे थे। साथियों, राठौर ने बोलना शुरू किया, 40 साल मैंने इस वर्दी को पहना है। मैंने कई गोलियां खाई, कई मुजरिम पकड़े। लोग मुझे सिंघम कहते थे, दबंग कहते थे, लेकिन आज अपनी आखिरी स्पीच में मैं एक सच बताना चाहता हूं। पूरा मैदान शांत था। असली ताकत आवाज में नहीं होती, राठौर ने कहा। असली ताकत शोर मचाने में नहीं होती। असली ताकत खामोशी में होती है। 15 साल पहले मुझे एक बच्चा मिला था, कचरे के ढेर में। वह बोल नहीं सकता था। समाज ने उसे गूंगा कहा, पागल कहा, लेकिन उस बच्चे ने मुझे सिखाया कि सुनने के लिए कानों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। राठौर की आवाज भारी हो गई। आज मैं अपनी ये वर्दी उतार रहा हूं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि देश की सुरक्षा अब सुरक्षित हाथों में है। उन हाथों में जो कांपते नहीं हैं, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। राठौर ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन राठौर, मंच पर आओ। आर्यन अपनी व्हील चेयर पर नहीं था। वह बैसाखी क्रच के सहारे चल रहा था। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वह अपने पैरों पर चल रहा था। उसने एक साधारण बंदगला सूट पहना था।
जब वह मंच पर चढ़ा तो पूरा स्टेडियम अपनी जगह पर खड़ा हो गया। क्लैप क्लैप क्लैप। तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गृहमंत्री ने आगे बढ़कर आर्यन के सीने पर जीवन रक्षा पदक लगाया। राठौर ने आर्यन के सामने आकर सल्यूट किया। एक D.I.G एक आम नागरिक को सल्यूट कर रहा था। यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था, लेकिन भावनाओं के आगे कोई प्रोटोकॉल नहीं चलता। आर्यन ने अपनी बैसाखी एक हाथ में संभाली और दूसरे हाथ को अपने माथे तक ले गया। एक परफेक्ट कड़क सल्यूट। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी कि भगवान ने उसे जुबान क्यों नहीं दी। उसकी आंखों में सिर्फ गर्व था। उसने साबित कर दिया था कि कर्म की गूंज शब्दों से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। दृश्य 17 विरासत लेगेसी। समारोह खत्म होने के बाद सूरज ढल रहा था। मैदान खाली हो चुका था। राठौर और आर्यन धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रहे थे। तो ऑफिसर आर्यन, राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल से तो तुम ड्यूटी पर जाओगे और मैं घर पर मटर छीलूंगा। कैसा लग रहा है? आर्यन ने मुस्कुराकर इशारा किया। आप बॉस हैं, हमेशा रहेंगे। राठौर हंसे। नहीं बेटा, अब मेरी पारी खत्म, अब तेरी पारी शुरू। बस एक बात याद रखना। राठौर रुके और आर्यन की आंखों में देखा। कभी किसी की शक्ल या उसकी मजबूरी देखकर उसे कम मत आंकना, जैसे मैंने उस दिन बाजार में तुझे कम आंका था। हर इंसान के अंदर एक हीरो छुपा होता है, बस उसे सही मौके और थोड़े से भरोसे की जरूरत होती है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से वह पुरानी पुलिस की टोपी निकाली जो राठौर ने उसे 15 साल पहले बम डिफ्यूज करते वक्त पहनाई थी। वह टोपी अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन आर्यन ने उसे संभाल कर रखा था। उसने वह टोपी राठौर के सिर पर रख दी। राठौर ने उसे वापस आर्यन के सिर पर रख दिया। यह अब तेरी है, इसे संभालना। दोनों कार में बैठे और गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे तिरंगा शान से लहरा रहा था। समापन वॉइस ओवर की जगह स्क्रीन पर टेक्स्ट। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक संदेश छोड़ जाती है। दुनिया में लाखों छोटू हैं जो एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। इंसानियत किसी वर्दी या पद की मोहताज नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी वीरता वह होती है जो बिना एक शब्द बोले रची जाती है।